सलाम सामीन। सादगी का फरेब बहुत दिल फरेब होता है, क्योंकि इस फरेब को फरेब मानना आसान नहीं होता। आसान बातों को समझने में लगने वाली गलती आसानी से समझ नहीं आती। गालिब कहता है कि किसी बात का आसान होना बड़ी मुश्किल बात है। गालिब की ये बात थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर पूरी तरह से लागू होती है। डार्विन की ये थ्योरी बैक वक्त इंतहाई सादा और इंतहाई पेचीदा है। इस थ्योरी का फहम हासिल करना बहुत मुश्किल और इसे समझने की गलत फहमी पालना बहुत आसान है। एवोल्यूशन की इसी दिक्कत का तस्करा करते हुए नोबेल इनाम याफ्ता बायोलॉजिस्ट जैक मोनॉड कहते हैं कि इर्तिका के नजरिए का एक हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि हर शख्स ये ख्याल करता है कि वो इस थ्योरी को समझता है। सेंट ऑगस्टाइन ने वक्त के बारे में कहा था कि अगर कोई मुझसे ना पूछे तो फिर मैं जानता हूं कि वक्त क्या है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले तो फिर मैं वक्त के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ ऐसा ही मामला थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का है। इस थ्योरी की आसानी एक बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे का नतीजा ये है कि जो शख्स इस थ्योरी को जितना आसान समझता है वो इस थ्योरी को उतना ही गलत समझता है, और इस गलत फहमी में इस थ्योरी के हामी और मुखालिफ यकसा तौर पर मुब्तला होते हैं। इर्तिका के नजरिए पर होने वाली बहस आमतौर पर चांस वर्सेस डिजाइन के मौजू के गिर्द घूमती है। इस बहस का बुनियादी सवाल ये होता है कि जिंदगी हादसा है या मंसूबा। क्या जानदारों की मुख्तलिफ अनवा बादलों में बनती शक्लों की तरह इत्तेफाकन वजूद में आ गई हैं, या फिर फैक्ट्री में बनती गाड़ियों की तरह डिजाइन की गई हैं? लेकिन ये तमाम बहस सिरे से ही गलत है। हकीकत ये है कि इर्तिका के जरिए वजूद में आने वाली जिंदगी की रंगारंग सूरतें ना तो इत्तेफाक का करिश्मा है, ना ही डिजाइन की प्रोडक्ट। इर्तिका तख्लीक का तीसरा तरीका है, सबसे अहसन तरीका। ये तरीका क्या है, आइए तफसील से समझते हैं। जंक यार्ड टॉर्नेडो यानी कबाड़ खाने का झक्कड़ इंग्लैंड के एक साइंसदान फ्रेड हॉयल की एक मशहूर मिसाल है। इस मिसाल के मुताबिक जिंदगी की आला सूरतों को रैंडम चांस की प्रोडक्ट करार देना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि एक कबाड़ खाने में हवा का झक्कड़ चला और इस झक्कड़ ने कबाड़ खाने में पड़ी हुई चीजों को बोइंग 747 की सूरत में असेंबल कर दिया। हॉयल की ये दलील नजरिया इर्तिका को रद्द करने और जिंदगी की इंटेलिजेंट डिजाइनिंग को साबित करने के लिए बेदरेग इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बात वाकई मानने वाली नहीं कि कोई टॉर्नेडो कूड़े कबाड़ के ढेर को हवा में उड़ाए और बोइंग 747 तैयार कर दे। सो फ्रेड हॉयल की ये दलील बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं, बल्कि चांस की डिजाइनिंग कैपेसिटी के खिलाफ। डिजाइन हुस्न इत्तेफाक से नहीं बनते, लेकिन इर्तिका इत्तेफाक नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिंदगी के कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजाहत रैंडम चांस की बुनियाद पर नहीं करती। रैंडम चांस का एवोल्यूशन में एक किरदार जरूर है, लेकिन वो किरदार बहुत मामूली है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सबसे अहम हिस्सा नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि बिल्कुल भी इत्तेफाकिया नहीं है। डार्विनियन एवोल्यूशन को रैंडम चांस समझना न सिर्फ गलत है, बल्कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। लेकिन ये गलती अगर वो लोग करें जो इर्तिका के नजरिए को झूठ मानते हैं, तो बात समझ में आती है कि वो लोग एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पाए। लेकिन बहुत से लोग जो इर्तिका के नजरिए को दुरुस्त समझते हैं, वो भी इसी गलतफहमी का शिकार हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को महज इत्तेफाक और रैंडम चांस के जरिए एक्सप्लेन करती है। जिंदगी की रंगारंग सूरतों को महज इत्तेफाक का नतीजा करार देना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि फर्श पर पानी गिरा और वहां जमीन का मुकम्मल नक्शा तैयार हो गया, या कोई बंदर कीबोर्ड पर बेतरतीब उंगलियां मारता गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर गालिब की गजल टाइप हो गई। यहाँ बाज लोग कहेंगे कि ऐसा इत्तेफाक होना नामुमकिन तो नहीं है। इनफैक्ट 1913 में फ्रांस के एक मैथमेटिशियन एमील बोरेल ने एक थ्योरम में साबित किया था कि अगर एक बंदर इन्फिनिट टाइम तक एक टाइपराइटर पर रैंडम टाइपिंग करता है तो वो शेक्सपियर के तमाम ड्रामे टाइप कर देगा। इस थ्योरम को इन्फिनिट मंकी थ्योरम कहा जाता है, और बहुत से लोग इस थ्योरम की मिसाल से चांस की क्रिएटिव पावर को साबित करते हैं। बोरेल का ये थ्योरम गलत नहीं है, लेकिन ये थ्योरम चांस की तख्लीकी सलाहियत का सबूत नहीं, बल्कि इन्फिनिटी के करिश्मे का सबूत है। हकीकत ये है कि शेक्सपियर के तमाम ड्रामे तो एक तरफ, एक छोटी सी कोटेशन भी अगर आप रैंडम चांस के जरिए प्रोड्यूस करना चाहें तो कायनात की उम्र इस काम के लिए कम पड़ जाएगी।
इस बात को आप एक छोटी सी कैलकुलेशन की मदद से समझ सकते हैं। इस कैलकुलेशन के जरिए हम हिसाब लगाएंगे कि रैंडम टाइपिंग के जरिए गालिब का एक मिसरा टाइप करने में बंदर को कितना वक्त लगेगा। फर्ज करें कि बंदर के सामने एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें 38 कीज हैं। इनमें से एक की स्पेस की, जबकि बाकी कीज उर्दू जबान के 37 हुरूफ तहज्जी की हैं। बंदर का टारगेट है कि उसने गालिब का ये मिसरा टाइप करना है। अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। इस टारगेट के अचीव होने तक बंदर कीबोर्ड पर रैंडम टाइपिंग करता रहेगा। गालिब का ये मिसरा कुल 25 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 19 हुरूफ हैं और 6 स्पेसेस हैं। दुरुस्त मिसरा लिखने के लिए बंदर को सबसे पहले तो अलिफ टाइप करना है, लेकिन चूंकि कीबोर्ड पर बंदर के पास कुल 38 ऑप्शंस हैं, लिहाजा अलिफ वाली की के प्रेस होने का चांस 38 में से 1 है। बंदर की अगली कामयाबी ये है कि वो अलिफ के फौरन बाद बे प्रेस करे, लेकिन अलिफ के फौरन बाद बे प्रेस होने का चांस 38 ज़रब 38 में से 1 है। इसका मतलब है कि बंदर अगर 1444 दफा कीज प्रेस करेगा तो एक मर्तबा वो अलिफ के फौरन बाद बे भी टाइप कर लेगा। इसी तरह अलिफ और बे के फौरन बाद रे के टाइप होने का चांस कैलकुलेट करने के लिए 38 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर कीबोर्ड की कीज को 54,872 दफा प्रेस किया जाए तो एक मर्तबा अलिफ, बे और रे एक तरतीब में टाइप हो जाएंगे। इसी तरीके से हम मिसरे के तमाम 25 कैरेक्टर्स के एक तरतीब में टाइप होने का चांस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 38 को 25 दफा खुद से मल्टीप्लाई करना होगा और इस कैलकुलेशन के जरिए जो नंबर हासिल होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी अगर इतनी दफा बंदर कीबोर्ड की कीज प्रेस करेगा तो इम्कान है कि एक दफा वो गालिब का ये मिसरा टाइप कर लेगा। लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इतनी दफा कीज प्रेस करने में जो टाइम लगेगा उसका तसव्वुर करना भी इंसानी जहन के लिए मुमकिन नहीं है। यूं समझिए कि अगर इस कायनात में 10 अरब जमीनें हों, हर जमीन पर 10 अरब इंसान हों, ये तमाम इंसान 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करें तो इतनी दफा कीबोर्ड की कीज प्रेस करने के लिए इन तमाम इंसानों को करीबन 330 अरब साल तक मुसलसल टाइप करना पड़ेगा। और अगर यही टाइपिंग दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन से करवाई जाए, जो कि एक सेकंड में 236 क्वाड्रिलियन कैरेक्टर्स टाइप कर सकता है, तो इतने कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए इस कंप्यूटर को भी 4 लाख अरब साल तक मुसलसल टाइप करना पड़ेगा। और 4 लाख अरब साल कितनी मुद्दत होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारी कायनात की कुल उम्र अभी तक सिर्फ 14 अरब साल है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर रैंडम चांस के जरिए चंद हुरूफ को एक खास तरतीब में लाने के लिए इतनी मुद्दत लगेगी तो फिर जिंदगी के इंतहाई पेचीदा डिजाइन को रैंडम चांस का करिश्मा समझ लेना कैसी नामाकूल बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा नामाकूल बात यह है कि एवोल्यूशन को रैंडम चांस समझ लिया जाए। एवोल्यूशन और रैंडम चांस में बहुत ज्यादा फर्क है। इतना फर्क कि जहां रैंडम चांस के जरिए दुनिया के तेज तरीन कंप्यूटर को गालिब का एक मिसरा टाइप करने में 4 लाख अरब साल लगेंगे, वहीं एवोल्यूशन के तरीके से एक एवरेज कंप्यूटर यही मिसरा चंद सेकंड्स में टाइप कर लेगा। तो आइए गालिब के इस मिसरे को एवोल्यूशन के तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। इस मकसद के लिए हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक इंतहाई सादा प्रोग्राम है जिसका कोड AI की मदद से बासानी लिखा जा सकता है। इस प्रोग्राम का टारगेट वही है जो कि टाइपिंग मंकी का था, यानी इसने गालिब का ये मिसरा लिखना है, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। लेकिन बंदर की रैंडम टाइपिंग की बजाय ये प्रोग्राम एवोल्यूशन के जरिए अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। एवोल्यूशन के पहले स्टेप में ये प्रोग्राम 25 कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस सेलेक्ट करता है। ये सिलेक्शन बिल्कुल रैंडम है और रीसेट बटन के जरिए हम अपनी मर्जी का कोई भी सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने एक रैंडम सीक्वेंस सेलेक्ट किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले स्टेप में ये प्रोग्राम इस सीक्वेंस की अगली नस्ल पैदा करेगा। अगली नस्ल पैदा करने का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इस जुमले की कुछ कॉपियां बनाएगा। इन कॉपियों की तादाद भी आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं, जो कि हमने 10 पर सेट की है। यानी ये प्रोग्राम हर जनरेशन में इस सेंटेंस की 10 कॉपियां बनाएगा। एवोल्यूशन के उसूल के मुताबिक ये तमाम कॉपियां अपने पेरेंट सेंटेंस जैसी होंगी, लेकिन कॉपी करने के अमल में म्यूटेशन यानी गलती का मामूली सा इम्कान भी मौजूद होगा। इस गलती की रफ्तार यानी म्यूटेशन रेट को भी इस प्रोग्राम में
अपनी मर्जी से तय किया जा सकता है, जो कि हमने 0.05% पर सेट किया है। इसका मतलब है कि हर 2000 कॉपीज में से एक कॉपी में गलती हो सकती है। ये गलती या म्यूटेशन बिल्कुल रैंडम होगी। रैंडम म्यूटेशन के बाद प्रोग्राम का अगला मरहला सिलेक्शन का है, जो कि बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि हर नस्ल में से सिर्फ वो सीक्वेंस सरवाइव करेगा जो टारगेट सीक्वेंस के करीब तरीन होगा, यानी सिर्फ इस सीक्वेंस को अपनी नस्ल बढ़ाने यानी अपनी मजीद कॉपियां बनाने का मौका मिलेगा। रैंडम म्यूटेशन और नॉन रैंडम सिलेक्शन का ये प्रोसेस नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, हत्ता कि हमारा टारगेट मिसरा इवॉल्व हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप एवोल्यूशन का करिश्मा मुलाहिजा कर रहे हैं। म्यूटेंट औलादों के कामयाब सर्वाइवर्स अपनी नस्ल आगे बढ़ाते जाते हैं और सिर्फ 16 सेकेंड्स और 968 जनरेशंस में गालिब का वो मिसरा इवॉल्व हो जाता है जिसे इत्तेफाकिया लिखने के लिए खरबों साल नाकाफी थे। एवोल्यूशन इत्तेफाक नहीं है, एवोल्यूशन रैंडम म्यूटेशन की नॉन रैंडम सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन कामयाब तब्दीलियों वाले म्यूटेंट्स को बाकी रखती है और इन म्यूटेंट्स को मजीद कामयाबियां समेटने का मौका फराहम करती है। म्यूटेशंस इत्तेफाकी हैं, लेकिन म्यूटेंट्स का चुनाव इत्तेफाकी नहीं है। ताहम यहाँ एक और बात समझना भी जरूरी है। इस प्रोग्राम की मदद से आप इर्तिका के मैकेनिज्म को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन का बाइस बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम में एवोल्यूशन का प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म टारगेट की डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि फितरी इर्तिका के सफर की कोई तयशुदा मंजिल नहीं होती। अगरचे कुछ फिलोसोफर्स ऐसा मानते हैं कि एवोल्यूशन का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है और वो टारगेट खुदा की तख्लीक है, यानी ये कायनात खुदा ने नहीं बनाई बल्कि ये कायनात खुदा को बना रही है। इर्तिका की अब तक की बेहतरीन तख्लीक इंसान है, लेकिन इंसान इर्तिका की वाहिद तख्लीक नहीं है। इर्तिका के अमल के जरिए जानदारों की करोड़ों और स्पीशीज भी वजूद में आई हैं, जिससे जाहिर होता है कि एवोल्यूशन का कोई ऐसा लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं कि इसने किसी खास तरह का जानदार पैदा करना है। एक और लिमिटेशन इस प्रोग्राम की ये है कि इस प्रोग्राम में एवोल्यूशन का आगाज एक रैंडम सीक्वेंस के जरिए होता है, लेकिन ये रैंडम सीक्वेंस कैसे बना, ये अल्फाबेट्स कहाँ से आए, इस तरह के सवालों का ये प्रोग्राम कोई जवाब नहीं देता। इन सवालों का ताल्लुक दरअसल इर्तिका के इस सवाल से है कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, लेकिन इस सवाल को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम की तीसरी और सबसे काबिले गौर लिमिटेशन ये है कि गालिब के जिस मिसरे को हमने इस प्रोग्राम में इवॉल्व किया, हकीकत में वो मिसरा इर्तिका के जरिए वजूद में नहीं आया बल्कि इंटेलिजेंट डिजाइन के जरिए वजूद में आया है। इस तख्लीक के पीछे एक ज़हीन खालिक की सोच थी। इस ज़हीन खालिक के बगैर ये मिसरा वजूद में नहीं आ सकता था। और सिर्फ ये मिसरा ही नहीं बल्कि इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ लें, कुर्सी, मेज, घड़ी, गाड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें से कोई भी चीज़ इंटेलिजेंट डिजाइन के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, ना इत्तेफाक के जरिए ना इर्तिका के जरिए। सो अगर कायनात में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी दूर दराज सैयारे पर अगर आपको एक सादा सी हवाई चप्पल भी मिल जाए तो आपको इस नतीजे पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि इस सैयारे पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इंसान की बनाई हुई हर चीज की वजाहत तो हम इंटेलिजेंट डिजाइन के जरिए करते हैं, लेकिन हमारा अपना वजूद जो हर इंसानी तख्लीक से कहीं ज्यादा पेचीदा है, इस वजूद की वजाहत हम इंटेलिजेंट डिजाइन की बजाय इर्तिका के जरिए क्यों करते हैं? इर्तिका बहरहाल एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो बादलों के बनने और बारिशों के बरसने की तरह नेचर में खुद ब खुद वकूअ पजीर होता है। लेकिन जब एक कुर्सी या मेज जैसी मामूली चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती, ना इत्तेफाक के जरिए ना इर्तिका के जरिए, तो फिर इंसानी दिमाग जैसा पेचीदा स्ट्रक्चर खुद ब खुद इवॉल्व कैसे हो सकता है? और बिलफर्ज हम मान भी लें कि इंसानी जहन नेचुरल प्रोसेसेस और फिजिक्स के लॉज के तहत खुद ब खुद इवॉल्व हो सकता है, तो फिर हमें ये मानने में क्या दिक्कत है कि बोइंग 747 भी खुद ब खुद इवॉल्व हो सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सादा, डिजाइंड और इवॉल्व्ड चीजों के दरमियान फर्क को समझना होगा। बुलबुले, बादल, चट्टानें, पहाड़, समंदर, सितारे, कहकशाएं और ब्लैक होल्स, ये सब सादा चीजें हैं जो कि फिजिक्स के लॉज के तहत खुद ब खुद बनने पर मजबूर होती हैं।
सादा चीजों का स्ट्रक्चर एक नेचुरल ज्योमेट्री के मुताबिक होता है, जो कि इस वजह से बनता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स समेत हर चीज अपनी सबसे आरामदेह हालत में पहुंचना चाहती है। दूसरी तरफ चप्पल, बोतलें, घड़े, घड़ियां, गाड़ियां कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं। इनके वजूद की वजाहत सिर्फ फिजिक्स के उसूलों की बुनियाद पर नहीं की जा सकती। इन चीजों का स्ट्रक्चर नेचुरल ज्योमेट्री के मुताबिक नहीं होता, बल्कि ये चीजें एक मनमानी शक्ल में ढली होती हैं। कभी कभार सादा चीजों के स्ट्रक्चर में भी बहुत खूबसूरत पैटर्न मौजूद होता है, मसलन बर्फ के फ्रैक्टल्स या आयरन पायराइट के क्यूब्स। लेकिन असल में ये स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूल्स के स्टेबल पैटर्न्स में गिरने की टेंडेंसी की वजह से ही बनते हैं। एक और फर्क सादा और कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ये है कि सादा चीजें आमतौर पर एक ही मटेरियल से मिलकर बनती हैं, जैसे सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनते हैं और समंदर पानी से मिलकर बनते हैं। दूसरी तरफ पेचीदा चीजें मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स पर मुश्तमिल होती हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियां बहुत से अलग अलग पार्ट्स के जुड़ने से बनती हैं। बाज़ औक़ात सादा चीजों में भी अलग अलग पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे पहाड़ों में मुख्तलिफ तरह की चट्टानें होती हैं, लेकिन इन चट्टानों की तरतीब में कुछ खास बात नहीं होती। पहाड़ जमीन की दो प्लेटों के टकराने की वजह से बनते हैं। इस टकराव के नतीजे में चट्टानें ऊंची होती हैं, पत्थर टूटते हैं, गिरते हैं, चट्टानों की तरतीब बदलती है, लेकिन इस तरतीब के बदलने के बावजूद पहाड़ पहाड़ ही रहता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजों में पार्ट्स का एक खास तरतीब में फिक्स रहना जरूरी होता है। चप्पल की स्ट्रैप्स सोल के नीचे नहीं आ सकती, गाड़ी की सीटें इंजन की जगह नहीं लग सकती। पेचीदा चीजों में पार्ट्स की तरतीब फिक्स होती है और तरतीब बदलने से डिजाइन भी बदल जाता है। बाज़ औक़ात सादा चीजों में भी ऐसा डिजाइन बन जाता है जिसकी तरतीब बदलने से डिजाइन बदल जाता है। मिसाल के तौर पर बादलों में किसी की शक्ल बनने के लिए बादलों का एक खास तरतीब में आना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद बादलों की इस तरतीब को डिजाइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बादलों में शक्लों का डिजाइन किसी प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत नहीं बनता, जबकि चप्पल और घड़े पहले से तयशुदा मकसद के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर में इनके बनने का मकसद साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये वो चंद खासियतें हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को आम फिजिक्स के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक गाड़ी फिजिक्स के कवानीन के तहत खुद ब खुद नहीं बन सकती है। गाड़ियां इंसान डिजाइन करते हैं। कुछ लोग पेपर्स पे गाड़ी की ड्राइंग्स बनाते हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को ड्रॉ करते हैं। कुछ और लोग इन ड्राइंग्स के मुताबिक वो पार्ट्स तैयार करते हैं और कुछ और लोग इन पार्ट्स को जोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं। ये इंटेलिजेंट डिजाइन गाड़ी के वजूद की वाहिद वजाहत है, और सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि इंसान की बनाई हुई हर इजाद सिर्फ इंटेलिजेंट डिजाइन के जरिए वजूद में आ सकती है। ये कोई हैरानकुन वजाहत नहीं है, क्योंकि ये सब डिजाइनिंग हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमारे अपने वजूद की क्या वजाहत है। हम और हमारी तरह के सभी जानदार एक मशीन के जैसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रखते हैं, बल्कि जिंदगी की सादा तरीन शक्ल यानी एक सेल भी इंसान की बनाई हर मशीन से ज्यादा पेचीदा होता है। तो क्या हमें भी किसी कागज पर डिजाइन किया गया था? क्या हमारे पार्ट्स भी माहिर इंजीनियर्स ने तैयार करके जोड़े थे? इसका जवाब है नहीं। हम इर्तिका के कुदरती अमल के जरिए वजूद में आए हैं। एक लिहाज से ये जवाब बहुत आम फहम है। फितरत में इर्तिका की मौजूदगी इतनी वाज़ेह है कि आज से हजारों साल पहले इंसान ये जान चुका था कि तमाम जानदार एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, और ये भी कि ब्रीडिंग के जरिए जिंदगी की शक्ल भी तब्दील की जा सकती है। लेकिन एक और लिहाज से ये एक हैरानकुन जवाब है। इस जवाब तक पहुंचने में इंसान को बहुत वक्त लगा। 1858 में जब डार्विन ने इस जवाब की वजाहत की तो उस वक्त तक साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि इंडिया जैसे पसमानदा मुल्क में भी ट्रेनें चल रही थीं। आज भी ये जवाब हजम करना बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि तमाम जानदार इर्तिका के जरिए वजूद में आए हैं। इर्तिका की लॉजिक बहुत सादा है। जिस लम्हे एक मॉलिक्यूल अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है, उसी लम्हे इर्तिका का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। कॉपी बनने का अमल परफेक्ट नहीं होता। इस प्रोसेस में कभी ना कभी गलती होना लाजमी है। सो कॉपी बनने यानी रेप्लिकेशन के दौरान वेराइटीज बनती हैं। ये वेरिएशन कंपटीशन को जन्म देती है, क्योंकि हर वैरायटी अपनी मजीद कॉपियां बनाने की कोशिश करती है, जबकि रेप्लिकेशन के लिए दरकार वसाइल महदूद होते हैं। इन वसाइल के लिए रेप्लिकेटर्स में मुकाबला होता है।
मुकाबले का नतीजा सिलेक्शन है, क्योंकि बाज वेराइटीज की निस्बत बेहतर रेप्लिकेट करती हैं और अपनी कॉपीज की तादाद बढ़ाने में सबकत ले जाती हैं। यही डार्विनियन एवोल्यूशन है। इसके लिए सेल जरूरी नहीं, इसके लिए डीएनए जरूरी नहीं, इसके लिए प्रोटीन भी जरूरी नहीं। इसके लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है: रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल, रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली मामूली गलतियां और रेप्लिकेशन के लिए दरकार रॉ मटेरियल की महदूद मिकदार। जब ये 3 शराइत मौजूद हों तो बेहतरी सिर्फ मुमकिन ही नहीं रहती, बल्कि मैथमेटिकल इनएविटेबिलिटी बन जाती है। रेप्लिकेशन से वेरिएशन, वेरिएशन से कंपटीशन और कंपटीशन से सिलेक्शन तक के इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के जरिए जिंदगी अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है। ये इर्तिका है और हम इर्तिका की पैदावार हैं। हम इंटेलिजेंट डिजाइन के जरिए नहीं बने। हम समेत जिंदगी की तमाम शक्लें एक वाहिद सेल से आहिस्ता आहिस्ता अरबों साल के दौरान होने वाली एवोल्यूशन के जरिए वजूद में आई हैं। एक सेल से इंसान का इर्तिका कोई ऐसी नाकाबिले यकीन बात नहीं जैसा कि बाज लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। जो शख्स एक सेल से इंसान तक के सफर के इम्कान पर शक करता हो, उसे अपनी पैदाइश के अमल पर गौर कर लेना चाहिए। उसके बहुत से शक खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। एक वाहिद सेल से इंसान तक का सफर माँ के पेट में सिर्फ 9 महीनों में मुकम्मल हो जाता है और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जानदार जिस्म एक वाहिद सेल से तामीर होता है और इस तामीर के दौरान ज़ेरे तामीर जिस्म में इर्तिका की मुख्तलिफ स्टेजेस की झलकियां भी जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन एम्ब्रियो की गर्दन पर ऐसे उभार नमूदार होते हैं जो मछलियों के गिल्द से मुशाबे होते हैं और इस एम्ब्रियो की एक वाज़े दुम भी होती है। यानी इंसानों और दीगर जानदारों की तामीर का अमल किसी भी लिहाज से सो कॉल्ड इंटेलिजेंट डिजाइन से मुनासबत नहीं रखता कि जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स को बनाकर जोड़ दिया जाता है। इंसान का मसला ये है कि वो अपने आप को बहुत तोप चीज समझता है। वो समझता है कि जिस अंदाज से वो चीजें बनाता है वो अंदाज तख्लीक की मिराज है, इसीलिए अपने तख्लीकी अमल को वो इंटेलिजेंट डिजाइन कहता है और एवोल्यूशन को इंटेलिजेंट डिजाइन की निस्बत घटिया प्रोसेस समझता है। वो कहता है कि इर्तिका को मानने का मतलब है कि इंसान बंदर की औलाद है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बंदर का हयातियाती मकाम एक वाहिद सेल की निस्बत बहुत ऊंचा है और तमाम इंसान एक सेल से बनते हैं, माँ के पेट में भी और जमीन की गोद में भी। और तख्लीक का ये अंदाज इंटेलिजेंट डिजाइन की निस्बत अरबों खरबों गुना ज्यादा अजीम है। लेकिन जो लोग खुदाए फितरत की तख्लीकी बुलंदियों को समझ नहीं पाते, वो उसे अपनी पस्तियों में गिराने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जैसा मामूली इंजीनियर बताकर अलीमो हकीम खालिक साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान के सो कॉल्ड इंटेलिजेंट डिजाइन का एवोल्यूशन से कोई मुकाबला ही नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक गाड़ी को इंटेलिजेंट डिजाइन की रिवायती इंजीनियरिंग की बजाय इर्तिकाई अंदाज से बनाया जाए, तो इस सूरत में महज गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाकर उन्हें आपस में जोड़ देना काफी नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले आपको एक ऐसा सेल तख्लीक करना होगा जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी मुश्किल से नजर आए। इस सेल के अंदर आपको गाड़ी के हर पुर्जे की मॉलिक्यूलर लेवल तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन महफूज करनी होगी। फिर इस सेल में आपको एक ऐसी नैनो फैक्ट्री नस्ब करना होगी जो इस तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़ सके और जरूरत पड़ने पर अपने माहौल से मटेरियल लेकर तमाम पुर्जे तैयार कर सके। इसके बाद इस सेल में आपको रेप्लिकेशन की सलाहियत रखनी होगी ताकि वो अपनी तादाद बढ़ा सके। फिर रेप्लिकेशन के जरिए बनने वाला हर सेल ये जानता हो कि उसने कब कहां पहुंचकर किस शक्ल में तब्दील होना है। यूं अरबों सेल आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए खुद को अरेंज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल गाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लें और फिर ये गाड़ी सिर्फ एक मर्तबा वजूद में ना आए बल्कि अपने जैसी मजीद गाड़ियां भी खुद ब खुद पैदा करे और न सिर्फ अपने जैसी मजीद गाड़ियां बनाए बल्कि अपना अगला मॉडल भी खुद ब खुद इवॉल्व करे। जरा सोचिए कि क्या इस तरह के तख्लीकी निज़ाम की पेचीदगी का मवाजना इस सो कॉल्ड इंटेलिजेंट डिजाइन से किया जा सकता है कि जिसमें एक इंजीनियर मैक्रो लेवल पर अलग अलग पुर्जे बनाता है और फिर उन्हें जोड़कर एक गाड़ी तैयार कर देता है।
वो लोग जो समझते हैं कि खुदा ने इंसान को इंसानी इंजीनियरिंग के अंदाज से तख्लीक किया है, इन लोगों को इर्तिका के फीचर का आइडिया ही नहीं है। वो मखलूक जो इर्तिका का फीचर रखती हो, उस मखलूक से बहुत अहसन है जो इस फीचर से आरी हो। एक गाड़ी या बोइंग 747 इवॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन इसकी वजह उनके डिजाइन की खूबी नहीं बल्कि ये खामी है कि वो अपनी कॉपियां नहीं बना सकते। रेप्लिकेशन एवोल्यूशन की बुनियादी शर्त है और इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज इस बुनियादी शर्त को भी पूरा नहीं करती। ताहम इंसान की एक तख्लीक ऐसी है जिसमें एवोल्यूशन की निहायत इब्तदाई और महदूद झलक नजर आती है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन इस महदूद लेवल की इर्तिकाई सलाहियत में भी वो इम्कानात पोशीदा हैं कि इंसान अपनी ही इस तख्लीक से डरा हुआ है। इर्तिका का फीचर बहुत ही अहसन तकवीम है। बहुत बहुत शुक्रिया।